नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की आज बैंकॉक में 9वीं बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया। दोनों देश भारत और थाईलैंड राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति परस्पर कूटनीतिक और आर्थिक सहभागिता को और मजबूत बना रही है। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई अहम मसलों पर बातचीत के अलावा 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इनमें एक स्वास्थ्य और चिकित्सा पर आधारित है। इसके तहत थाईलैंड और भारत के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान सहयोग पर समझौता है। दूसरा समझौता भारत की प्रसार भारती और थाईलैंड के थाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा के बीच सहयोग और सहभागिता से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच हुई संयुक्त आयोग की बैठक राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक व्यापार और निवेश, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग सहित तमाम आयामों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगी। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद द्विपक्षीय संबंधों को एक तरह से पुनर्जीवित करने का भी ये मौका रहा है। भारत और थाईलैंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखने वाले घनिष्ठ समुद्री पड़ोसी हैं। भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत करने वाले कुछ देशों में थाईलैंड का नाम भी ऊपर आता है। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और कई क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देश साझेदार हैं। भारत थाईलैंड संबंधों की 75वीं सालगिरह विभिन्न मुद्दों पर संभावित सहभागिता के नए मौके भी हमारे सामने पेश कर रही है। मुद्दा आपका में आज हम भारत थाईलैंड के राजनयिक, आर्थिक, व्यापारिक, रणनीतिक और सामरिक संबंधों की दशा और दिशा पर बात करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक दूसरे के लिए ये दोनों देशों की सहभागिता जरूरी हो जाती है, क्या चुनौतियां हैं, क्या आगे की राह है। और इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं मुद्दा आपका में। मेरे साथ है प्रोफेसर राजाराम पांडा, सीनियर फेलो एट द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, न्यू दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर पांडा। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में संजय भारद्वाज मौजूद हैं, जो कि साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं जेएनयू में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय भारद्वाज जी। इसके अलावा मेरे साथ एसआर तायल जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। तायल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तायल सर, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। भारत और थाईलैंड के बीच 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक आप कितनी अहम मान रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यही वो साल है जब भारत और थाईलैंड 75 साल अपने राजनयिक संबंधों के पूरा कर रहे हैं। किस तरह से दोनों एक अहम पड़ोसी हो जाते हैं, दोनों कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व में एक अहम सहयोगी हो जाते हैं, और ये संबंध आपकी नज़र में किस तरह के रहे हैं? ये जो मीटिंग हुई है, 9वीं मीटिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है भारत और थाईलैंड के जॉइंट कमीशन की। देखिए, थाईलैंड के साथ तो भारत का रिश्ता तो बड़ा पुराना है, सिविलाइजेशनल है, कल्चरल है, हजारों साल पुराना ये रिश्ता है। और अब भी आप देखें तो थाईलैंड के जो राजा हैं, उनके नामों में राम शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। और जब नए राजा बनते हैं तो उनका जो राजकोषी होती है उसमें कुछ पंडित लोग भी उसमें कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है। पर देखिए, जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है बार बार जब भी हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, जब भी हम भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक देखने का नजरिया है, एक पूरे आसियान की तरफ देखने का नजरिया है, उस संदर्भ में थाईलैंड का और म्यांमार का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। और थाईलैंड ने देखिए बिम्स्टेक, जो 10-15 साल पहले जब बिम्स्टेक शुरू हुआ था, तो सबसे पहले उसका जो विचार आया था वो थाईलैंड के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी ओर से आया था कि थाईलैंड ने एक लुक वेस्ट पॉलिसी भारत की तरफ देखने की स्वीकार की थी और उस पर चलना शुरू किया था। और भारत उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी पर कार्य कर रहा था। और अंडमान सी आप देखें तो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री भी है भारत और थाईलैंड के बीच में जी। तो, और करीब $10 बिलियन का व्यापार है भारत और थाईलैंड के बीच में। तो हर तरह से अगर आप देखें, भारत ने जिस तरह से अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर कार्रवाई शुरू की है, उसमें थाईलैंड का बहुत ही मुख्य रोल है। जी। और जैसे हमने आरसीईपी तो साइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें और मुद्दे थे, सब हम आपके दर्शक जानते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम बायलैटरल लेवल पर
जितने भी आसियान के 10 मेंबर्स हैं और उसमें जो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड हैं और सप्लाई चेन्स में जिनका काफ़ी रोल है, उनके साथ हम अपने रिश्ते मजबूत करें। ठीक है। और हमारा थाईलैंड के साथ एक एफटीए है, तो उसको और मजबूत करें, जी। जिससे कि जो भी एडवांटेज हमारे निर्यात करने में हमें मिले, इन देशों के साथ हम्म। व्यापार कर आसियान में थाईलैंड को हमेशा आसियान के संदर्भ में देखता हूँ जी। कि आसियान की तरफ बढ़ने के लिए हमारे लिए जो लैंड ब्रिज है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच से होता हुआ जाता है। जी। और थाईलैंड का रोल इस तरह से बहुत ही मुख्य है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस पर और मैं राय हमारे विदेश जानूंगी मंत्री ताहिल श्री सर आपसे भी, जयशंकर खासकर कनेक्टिविटी के मुद्दे पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किया जाना है, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी मैं आगे बात करूंगी। प्रोफेसर राजाराम पांडा, अगर सुरक्षा साझेदारी की बात करें तो दोनों ही देश एक मजबूत साझेदारी साझा करते हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी दोनों देश शामिल हुए। एक भारत थाई संयुक्त आयोग है जो रेगुलर इंटरवल पर एक मीटिंग भी करता है ताकि अलग अलग जो क्षेत्रीय हैं दोनों देश के बीच जुड़े हुए, उनके प्रोजेक्ट में किस तरह से विकास हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसकी कहीं ना कहीं उसे रिव्यू किया जा सके। सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं दोनों देशों के संबंधों की, तो आपका नज़रिया क्या है? ये कितने अहम हो जाते हैं? और जब 75 साल की हम बात कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा पड़ाव है आपकी नज़र में? देखिए, थाईलैंड का अब इंडिया का जो संपर्क है थाईलैंड के साथ, उसी के बारे में अगर हम सोचेंगे, थाईलैंड को इन आइसोलेशन हम देखना हमारे लिए, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनुचित होगा। क्योंकि आसियान, थाईलैंड आसियान जो ब्लॉक है 10 कंट्रीज़ का जो ग्रुपिंग है उसी का एक मेंबर है। तो हमारा इंडिया का जो पॉलिसी है ये इंडिविजुअल कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल लेवल में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें वो नैरो फोकस में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आसियान ये ब्लॉक है, उन्हीं के साथ हमारा संपर्क रखना चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक का जो बात जो आप जो उठाया है, वो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी है जो कि अभी कंटेम्परेरी पीरियड में उसका रेलेवेंस अभी काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए ये आसियान एक एज ए ग्रुप, एज ए ब्लॉक, इन्हीं के साथ हमारा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ज़रूरी है। और ये कनेक्टिविटी का जो इशू है, हम डायरेक्टली थाईलैंड के बारे में हम सोचना, मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से, ये थोड़ा सा लाइक जंपिंग दी गन, लाइक जैसे म्यांमार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी म्यांमार का जो अभी इंटरनल जो डेवलपमेंट है, जो मिलिट्री कू हुआ है, और अभी जो चार मेंबर का भी एग्जीक्यूशन भी हो गया है, तो ये डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल जो टर्मोइल अभी जो चल रहा है, उसी में अभी इमीडिएटली कंसर्न ये होना चाहिए आसियान का और इंडिया का भी, उसमें कैसे वो डेमोक्रेसी को पहले रेस्टोर किया जाए। और उसमें कंबोडिया का जैसे अभी चेयर है इस साल का आसियान का, उसका कंबोडिया का रोल उसमें ज़्यादा महत्व है। और अगर हम उसी लेवल का अगर हम नहीं भी जाएंगे, अभी सपोज हम अभी पहले हम लुकिस्ट बोल रहे थे, और अभी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के गवर्नमेंट के टाइम में से हम अभी एक्टिस्ट का नया टर्म दिया गया। एक्टिस्ट का मतलब क्या है? अभी पहले इसके सिंबॉलिकली ये कोई भी कॉमन सेंस से अभी इसको ही सोचेगा, लुकिस्ट एक जनरल पॉलिसी था। एक्टिस्ट पॉलिसी, व्हेन यू यूज द वर्ड एक्ट, मीन्स उसको उसको हम एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, अभी म्यांमार, ये आसियान ग्रुप में म्यांमार एक ही कंट्री है जिनके साथ हमारा बॉर्डर लिंक्स है। तो ये जो मोरे, और अभी इंडिया म्यांमार के अंदर काफ़ी इनफॉर्मल ट्रेड बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी हम आसियान के ऊपर अगर हम जाने के लिए अगर भी हम ये एनालाइज करेंगे, अभी हमारा इंटरनली भी तो एक इशू है, नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे डेवलप करें। तो ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म एक लंबा सा एक प्रोजेक्ट है कि पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम कैसे डेवलप करेंगे, और उन्हीं के थ्रू ये जो
ट्राइलेटरल का जो हाईवे का जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये इसको कैसे, आई थिंक इट इज़ अबाउट 1300 किलोमीटर और सो, तो इसी को अगर पहले डेवलप करते हैं, उसमें क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, सप्लाई चेन के ऊपर भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं उसको, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होगा। और ये एक बार यहाँ तक अगर ये डेवलप हो जाता है, आगे हम बियॉन्ड दैट भी हम भी आगे भी एक पॉलिसी है अप टू इंडो चाइना स्टेट्स ऑफ म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। तो वहाँ तक अगर ये डेवलप, अगर हम ये रोड कनेक्टिविटी अगर हो सकता है, तो ये रीजनल स्पीयर में कितना ट्रेड जनरेशन होगा, कितना फ़ायदा होगा हर एक कंट्री को, इसके बारे में हमें के लिए सोचना चाहिए। और इसी के लिए एज ए फर्स्ट स्टेप हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन को कैसे डेवलप करेंगे, और इनको जो सेंस ऑफ एलियनेशन जो है लोगों में, उनको हम कैसे दूर करें, इसी के ऊपर भी हमारा गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। और एक इंटरेस्टिंग बात उसमें मैंने ये भी ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने जापान के साथ पार्टनरशिप किए हैं, एंड जापानीज़ का भी वहाँ का उनका वो हिस्टोरिकल कनेक्शंस है। सो एक नॉर्थ ईस्ट फॉर, अभी डोनाल्ड एक नया मिनिस्ट्री भी तो खोल दिए हैं। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे, वो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट्स है उसी को हम आगे बढ़ना हमारे लिए थोड़ा रुकावट होगा। तो ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान है, और अगर हो जाता है तो ये सबको, हर एक कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। प्रोफेसर भारद्वाज, जैसा प्रोफेसर पांडा ने बात उठाई कि हम इंडिया थाईलैंड रिलेशन को आइसोलेशन में ना देखें, बल्कि उसको आसियान और दक्षिण पूर्व की जो देश हैं उनके साथ कनेक्ट करके देखें। और जाहिर तौर पर जैसा उन्होंने कहा कि भारत जो है वो उत्तर पूर्व के राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी जो लैंड कनेक्टिविटी है उस पर काफ़ी जोर दे रहा है। और किसी भी देश के लिए जो भौगोलिक बाधाएं हैं उन्हें पार करना काफ़ी कठिन होता है। बहुत सारे हम जानते हैं इसमें राजनीतिक और रणनीतिक पैंतरेबाजी है, और मैं कहूँ कि बहुत प्लानिंग है जिसकी ज़रूरत होती है। उत्तर पूर्व के विकास के मद्देनज़र भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे की बात की है, वो आसियान के लिए एक महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट है। और हम जानते हैं, जैसा आपने बताया भी, कि मणिपुर के मोरे से शुरू होकर थाईलैंड के मेईसॉट तक जाएगा। इससे व्यापार उद्योग के साथ साथ लोगों से लोगों का जुड़ाव मजबूत होगा। कनेक्टिविटी के मामले में दो पहलू हैं जिनका जिक्र अभी प्रोफेसर पांडा ने किया है। एक तो ये है कि दक्षिण एशिया के देशों से कनेक्टिविटी हो, दूसरा ये है कि जो देश के उत्तर पूर्व राज्य हैं उनका विकास हो और लोगों का जुड़ाव हो। और इसके लिए काफ़ी रणनीतिक और राजनीतिक और मौद्रिक निवेश भी भारत सरकार ने किया है। इसके अलावा दूसरे जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसकी बात भी की गई है। आपको क्या लग रहा है, इसे लेकर तमाम चैलेंजेस थे, उन्हें क्या पूरी तरह से पार पा लिया गया है? और ये जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? क्या अभी भी आपको इसमें कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं, या सब कुछ अब तक स्मूथ ही रहा है? देखिए, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखिए कि थाईलैंड की जहाँ तक बात है, थाईलैंड भारत के लिए और दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण देश है। आप अगर उसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखते हो तो साउथ चाइना सी, और उधर आप इंडियन ओशन देखिए, और साथ में ये मलक्का स्ट्रेट से लगा हुआ देश है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली ये चाइना के लिए भी और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंट्री बनता है। मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बजाय मैं अगर ऐतिहासिक रूप से देखता हूँ तो भारत और जो दक्षिणी एशिया के देश हैं, खासकर आप थाईलैंड की बात करते हैं या इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, चोला डायनेस्टी से हमारे इनके साथ में संबंध रहे हैं। और आप ये देखिए कि 10वीं सदी तक हिंदुत्व का वहाँ पे प्रभाव रहा है। उसके बाद में 7वीं सदी से इस्लाम चला गया, और जो बुद्धिज़्म गया वो चाइना के माध्यम से थाईलैंड में गया। आज उस जो एक हेरिटेज है, जो हमारा एक कल्चरल जो जुड़ाव रहा है, उसको दोबारा से भारत सरकार ने उस पर एम्फेसिस देना शुरू किया है। और उसमें जो शुरुआत की, खासकर राजीव गांधी और फिर नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में जो अपना जुड़ाव को मजबूत किया। और आप ये देखिए कि आते आते 2001 में, अगर मैं याद करता हूँ, जब यशवंत सिन्हा मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने खासकर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में 3 तरीके की
नीतियों की बात कही थी। पहला कि हम इनके साथ में ट्रेड पार्टनरशिप डेवलप करेंगे, दूसरा कि इन्वेस्टमेंट रिजीम को हम डेवलप करेंगे, और जो तीसरा आप जो बात कर रही हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, और वो उस आधारशिला के आधार पे भारत ने जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है उसमें एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने का कोशिश किया। मैं ये कहूँगा कि जिसमें चाइना नहीं है और बाकी कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ मैको गंगा कोऑपरेशन का, और दूसरा मैं बिम्स्टेक की बात कर रहा हूँ। तो बिम्स्टेक में आप एक्टिव मेंबर है, थाईलैंड और म्यांमार एक्टिव मेंबर है। वहाँ से इन दोनों देशों के बीच में एक पार्टनरशिप, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। यहाँ आते आते आप जब जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार ने किया, और मोदी सरकार का एम्फेसिस था कि कैसे हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में अपने व्यापार को मजबूत करें। तो उसमें 3 पहलुओं पे विशेषकर ध्यान दिया गया, कल्चरल कनेक्टिविटी, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी एंड फिजिकल कनेक्टिविटी। वो जो यशवंत सिन्हा जी ने बात किया वही चीज़ मोदी सरकार ने उसको एम्फेसिस करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। अब आप ये देखिए कि जो ट्रेड है, अगर ट्रेंड देखते हैं कि क्योंकि हमारे रिश्ते दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में पहले मजबूत नहीं हो पाए। भारत चाहता था आसियान का मेंबर बने, लेकिन ड्यू टू कोल्ड वार पॉलिटिक्स की वजह से आसियान का मेंबर नहीं बना। 1990 के दशक में हम आसियान के डायलॉग पार्टनर बने, उसके साथ साथ ईस्ट एशिया समिट के हम पार्टनर हैं। तो कई तरीके से भारत ने एंगेजमेंट करने का कोशिश किया, लेकिन जो पोस्ट कोल्ड वार जो पीरियड था उसमें भारत ने थाईलैंड के साथ या आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। और आप देखिए कि जो पहले भारत का झुकाव वेस्ट की तरफ था, जो ट्रेड का था, लगभग 60% ट्रेड जो होता था वो वेस्ट की तरफ होता था। आज ये देखिए कि भारत का लगभग 67% ट्रेड जो होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। तो आप ज्योग्राफी आप पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये देखते हैं कि और हमारा ट्रेड है वो लगभग आज $80 बिलियन से ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ में ट्रेड है। थाईलैंड को आप अलग से मानते हैं तो लगभग $10 बिलियन का ट्रेड है। तो हमने एक तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत किया, इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थाईलैंड का समझते हुए उसको और मजबूत करने के लिए भारत ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर आए। उसमें एक जो खास प्रोजेक्ट है वो ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी का बहुत महत्व, बिकॉज इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो बांग्लादेश लॉक्ड है। हम बहुत कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट को डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि जो हॉस्टाइल पॉलिटिक्स बांग्लादेश में रही वो हमको पैसेज नहीं पाया। हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हमने जोड़ने की कोशिश की, जिसमें आपने बिल्कुल करेक्टली कहा कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कालादान रिवर के माध्यम से सितवे से होते हुए कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। दूसरा जो ट्राई नेशन जो हाईवे कनेक्टिविटी है जिसमें एडीबी का एक सक्रिय योगदान है। ये जो रोड कनेक्टिविटी ये लगभग 1300 किलोमीटर का आप ये मान के चलिए कि मोरे से लेके और जो टाक प्रोविंस है थाईलैंड का वहाँ तक पहुँच रहा है। और अगर इम्फाल से और बैंकॉक मानते हैं तो करीब 1800 किलोमीटर का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसको फर्दर जोड़ने की बात करिए कि कंबोडिया, लाओस और आप वियतनाम तक इसको जोड़ने की कोशिश की। इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि पर एनम जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो लगभग $70 बिलियन का पर एनम रेवेन्यू जनरेट होगा। उसी के साथ साथ 20 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट भारत के साथ मिलके थाईलैंड, म्यांमार, ये सब कंट्री की ये जो दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो एक पार्टनरशिप, ट्रांसनेशनल एक पार्टनरशिप डेवलप हुआ है, तो ये दोनों क्षेत्रों की जनता और जो इकोनॉमी को एक बूम लेके आएगा। तो जो अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री, एक बहुत सोचे समझे विदेश मंत्री जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेके और मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जिस दिन ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत कुछ हद तक पूरा हो चुका है, कुछ एक लगभग 120 किलोमीटर का एरिया म्यांमार में उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात है, डबल 2 लाइन लेन्स बनाने की बात है। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है और ये वियतनाम तक कनेक्ट हो जाता है तो उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण फायदे होंगे, जिसको मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ कि भारत को जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत एक डेप्थ वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जितने भी कंट्री हैं साउथ चाइना सी से लगे, वियतनाम, आप थाईलैंड या इंडोनेशिया या फिलीपींस,
इन कंट्रीज़ में जो चाइना का मिडिल किंगडम थ्योरी है कि हम किंगडम है और बाकी ये हमारी पेरीफेरी, और जो अपना एक स्वे चाइना बनाना चाहता है, उसमें मुझे लगता है कि भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेवलप होगा, जो कि ये एक मकसद था जब से चाइना इमर्ज हुआ और भारत की तरफ दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोग देखने लगे, राष्ट्र देखने लगे कि एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में भारत वहाँ मजबूत होगा। उसमें आप ये भी देखिए कि दूसरे डेवलपमेंट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो रहे हैं, क्वाड है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एक जो डिलेमा चाइना के सामने खड़ा होगा और उसमें इंडिया स्ट्रेटेजिकली एक अपनी डेप्थ बना पाएगा, और जो मलक्का डिलेमा की बात कर रहा है चाइना, वो बरकरार रहेगा, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि थाईलैंड के माध्यम से एक पैसेज लेके एक नहर बना के आप अपना एक मलक्का डिलेमा को अवॉइड कर पाएं। अगर भारत एक मजबूती से दक्षिणी पूर्वी एशिया और खासकर मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है तो बढ़ रहा, जो कि चल रहा है, इसमें इम्प्लीमेंट होने की बात है, बढ़ाता नहीं है, बढ़ रहा है। एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूँ इस मुद्दे पे कि ना केवल भारत, जो दक्षिणी एशिया का बांग्लादेश है, उन्होंने भी इस ट्राई नेशन जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में उसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। जो शेख हसीना का स्टेटमेंट 2020 में आया था, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें भागीदार होना चाहते हैं, और जो बांग्लादेश की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके माध्यम से हम भी दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ में, तो एक ये जो एक बाकी देश जो बाकी जो एक कंसोर्शियम डेवलपमेंट हो रहा है, बांग्लादेश, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंसोर्शियम मुझे लगता है कि इनमें जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं उसमें डेवलपमेंट आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और ये प्रॉस्पर होगा, और भारत भी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो इकोनॉमिक एक चाल है उस चाल में शामिल अपने आप को कर पाएगा। बिल्कुल जी। तायल सर, बहुत डिटेल में पॉइंट्स प्रोफेसर भारद्वाज ने बताए हैं, लेकिन क्या हम माने जो चीन के असर की बात कर रहे हैं, उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, क्या वो हम पूरी तरह से काट पाए हैं, या उस मोर्चे पर भी अभी कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर हमें कोई और रुख अपनाने की भी ज़रूरत है? कनेक्टिविटी के मसले पर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं म्यांमार में जो चीन के प्रभाव है उसको कम करना और अपने हितों को साधना क्या भारत के लिए अभी भी चुनौती है? चीनी प्रभाव से कैसे निपटा जाए? क्या कुछ ऐसी भी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे और कई प्रोजेक्ट्स पे काम भी चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मिलिट्री लेवल पर या सैन्य लेवल पर भी हमें तमाम और सहयोग की ज़रूरत है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था जब आसियान कंट्रीज़ के साथ विदेश मंत्री की बैठक हुई थी अगस्त में, और नैन्सी पेलोसी का जब दौरा रहा था तो चीन का किस तरह से आक्रामक रवैया रहा, और जो उनका कहीं ना कहीं उसने जब जवाब दिया तो कुछ ऐसी आसियान कंट्रीज़ हैं और उसमें थाईलैंड और म्यांमार का भी नाम लिया जाएगा कि माना ये जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी चीन की तरफ उनका झुकाव है। तो ये इस फ्रंट पे क्या आपको लगता है कुछ और आयाम भी है जो भारत को जोड़ने चाहिए ताकि इस चैलेंज से और अच्छी तरह से निपटा जा सके? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसियान के 10 मेंबर्स हैं और उनमें कुछ मेंबर्स का रुख चीन की तरफ है, पर और भी आप देखें तो 10 देशों का जो सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर है वो चीन है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें चीन को एडवांटेज है, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है आसियान रीजन से। और हमारे सामने हमेशा बार-बार यही बात आ जाती है कि भारत में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ बहुत प्रगति हुई है, पर अभी भी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वीक है। और म्यांमार, ये ट्राइलेटरल हाईवे की बात तो 1992 से चल रही है, 30 वर्ष हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें एक रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अगले 10 वर्षों में भी ये ट्राइलेटरल हाईवे बन पाएगी, क्योंकि 69 ब्रिज, 69 पुल बनने हैं म्यांमार में, जो इस सड़क पर हैं, और बड़ी-बड़ी घाटियाँ हैं उनमें, और नदी है और पहाड़ हैं। म्यांमार के पास ना पैसा है, ना टेक्नोलॉजी है, ना वर्कर है। भारत उस ब्रिजेस को बनाने का प्रयत्न कर रहा है, पर जैसे प्रोफेसर पंडा ने कहा, हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें जापान की मदद चाहिए, हमें दक्षिण कोरिया की मदद चाहिए, हमें और एडीबी की मदद चाहिए। पर जो घटनाएं इंटरनल म्यांमार में हुई हैं, जिस तरह ऑंग सान सू की के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, मैं नहीं समझता कि म्यांमार को
वेस्टर्न कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का सहयोग मिल पाएगा। और म्यांमार की जो देखिए, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक विजन तो बहुत अच्छा है हमारा, विजन पे कोई कमी नहीं है, पर विजन को इम्प्लीमेंट करने की बात प्रोफेसर साहब ने भी कही, उसमें ये एक बहुत बड़ा गतिरोध है। और ये देश म्यांमार ज्यादा और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता चला जा रहा है। इसीलिए हमें भी बहुत ही अच्छी तरह एक म्यांमार से संबंध अपने बनाने हैं। थाईलैंड के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये दिक्कत है कि वहाँ भी प्रजातंत्र नहीं है, और तरह तरह से जो भी प्रजातांत्रिक फोर्सेस हैं उनको वहाँ की आर्मी क्रश करती है। पर ठीक है, उनका अपना देश है, उन पे अपनी राजनीति है। पर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में ये थोड़े गतिरोध हैं, ये बाधाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध तभी बहुत अच्छे हुए जब वो एक प्रजातंत्र हो गया 80 के दशक में। और तो हमें बहुत रियलिस्टिक रहना चाहिए। चाइना का बहुत प्रभाव है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। उनकी ट्रेड सबसे अधिक है, करीब $50 बिलियन से अधिक का उनका इन्वेस्टमेंट है, और करीब करीब 10-15 बिलियन डॉलर पर ईयर का वो इन्वेस्टमेंट आसियान देशों में करते हैं। हमारी ट्रेड उनके साथ है $100 बिलियन भी लगा लीजिए, तो $620 बिलियन चाइना की ट्रेड है आसियान देशों के साथ। $620 बिलियन, करीब 5000 फ्लाइट्स पर हफ्ते आसियान देशों से चीन को जाती थी ये पेंडेमिक से पहले जी। तो हमें एक बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट करना चाहिए और जो संभव है उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चाइना को हम रिप्लेस या सप्लांट करने की स्थिति में नहीं है। हमें अपने संबंध म्यांमार से, थाईलैंड से और जितने 10 देश हैं उनके साथ मजबूत करने चाहिए। हमारे विदेश मंत्री वहां गए, ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है। और थाईलैंड में इतना भारत के प्रति प्यार है, उनकी जो एक राजकुमारी थी प्रिंसेस महाचक्री, वो तो करीब करीब हर वर्ष भारत आती थी। बुद्धिज्म का वहाँ इतना प्रभाव है और भारत की बड़ी इज्जत है जो चीन की नहीं है। हमें इस तरह की सॉफ्ट पावर को और इस्तेमाल करना चाहिए और जहां तक हो सके जितने देश हमारे साथ चल सके, अगर म्यांमार में ब्रिजेस वगैरह बनाने में अगर थाईलैंड किसी तरह मदद कर सकता है तो उन्हें लाना चाहिए। ठीक है। पर मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस हैं और अभी उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में म्यांमार में जो कुछ हो रहा है, जो आर्मी वहाँ की कर रही है, उससे बहुत हाथ बंध जाते हैं पूरे विश्व के संस्थाओं के, और विश्व में जो देश हैं वो अमीर देश हैं उनके। और इस स्थिति में चीन का मार्ग खुल जाता है, चीन को और एक रूप मिल जाता है। बिल्कुल, और इस पहलू पर ध्यान देना होगा। तायल सर माफ कीजिएगा, समय यहीं पूरा हो गया है। एसआर तायल जी आपका, प्रोफेसर राजाराम पांडा आपका और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मुद्दा आपका में शामिल होने के लिए। जाहिर है जिस तरह से भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध गहरे रहे हैं, वो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत नींव तो प्रदान करता है। साथ ही जिस तरह से आर्थिक, व्यापारिक कनेक्टिविटी को लेकर लगातार एक नई दिशा की ओर दोनों देश कदम बढ़ा रहे हैं, वो एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। और जाहिर तौर पर जो आसियान देश हैं, जो बिम्स्टेक देश हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रूप में हमें देखना होगा, एक साथ देखकर तमाम देशों के साथ जो अलग अलग संबंध हैं द्विपक्षीय, उन पर भी मजबूती से काम करना होगा। और परस्पर संबंधों के बीच आने वाली जो कुछ अड़चनें और चुनौतियां हैं, इस पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले सालों में इन देशों के साथ रिश्तों को एक नया आयाम दिया जा सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।